चलो बच्चों, ये एक टॉपिक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में बन सकता है। टॉपिक का नाम है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब उसको नाम से ही क्लियर होता है कि आपको अगर फ्यूचर में सस्टेन करना है एज ए इकोनॉमी, एज ए कंट्री, तो वो क्या करना होगा सर। जब हम अपनी प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल करेंगे, हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड को जब हम फुलफिल करेंगे, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम जिस रिसोर्सेज के थ्रू उनकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं ना, वो रिसोर्सेज इतने बच जाए कि फ्यूचर जनरेशन के काम आए, उनकी नीड्स के लिए, है ना। हमें उनकी जो नीड्स फ्यूचर में फुलफिल होने वाली, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमें उन रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, एग्जॉस्ट नहीं करना है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक मतलब क्या होगा, that fulfill the need of present generation without compromising on the ability of future generation to meet their needs। उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, चाहे वो रिन्यूएबल हो, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो। तो अगर बेसिक मीनिंग पे जाएंगे बच्चों इसकी, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करना है, बेसिक नीड्स फुलफिल करना है हर व्यक्ति की, पर्टिकुलरली किसकी, पुअर की। किस कैसे कैसे नीड फुलफिल करेंगे, ग्रोथ लाना पड़ेगा हमको तीनों सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, सर्विस में। तब आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर है ना। नीड फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा, पैसा देना होगा ना उनके पास में। उनके पास पैसा कैसे आएगा, जब इन तीनों सेक्टर में हम लोग काम करेंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है, सुनो गौर से। जो प्रेजेंट जनरेशन है, ध्यान देना, वो शुड लीव अ स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। आप इतना स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज तो छोड़ें कि आने वाली जनरेशन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सके। सही है ना। जैसे हम लोग आज देखते हैं ना दिल्ली में कि एयर क्वालिटी खराब हो रही है, इसका मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है वो फ्यूचर जनरेशन को बीमार करने वाली है। तो जो उन्होंने वो जो स्टॉक लीव करके जाएंगे, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करेगा नेक्स्ट जनरेशन की। ठीक है। और क्या करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, कि अगर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है तो फ्यूचर में ना हो, प्रिवेंट करना है उसको, है ना। क्योंकि हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सही है। और हमारी बायोडाइवर्सिटी को आपको कंजर्व भी करना है और नर्चर भी करना है। समझ रहा है ना? संभालना भी है और बेहतर भी करना है। तो ये हमारा एम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, ये भूलना मत आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पॉइंट होगा क्या क्या, कि प्रेजेंट जनरेशन इतना स्टॉक लीव करे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्प करे फ्यूचर जनरेशन की, जो भी डैमेज है उसको प्रिवेंट करो हमारे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, और जो बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व करो और उसको नर्चर करो, उसको बेहतर करो। ये हो गया एम। अब सस्टेनेबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सुनते चलो, समझ में आएगा। ये एक बैलेंस है, ध्यान देना, इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के बीच में। क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो तो आप एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं बर्बाद करते हो। तो वही कह रहे हैं कि जब आप ग्रोथ करोगे देश के अंदर, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाओगे, तो आपको एनवायरमेंट को भी प्रिजर्व करना, क्योंकि ये साथ साथ में चलेगा। क्योंकि जितनी ग्रोथ होती है, जितना डेवलपमेंट होता है, उतना डिग्रेडेशन होता है एनवायरमेंट का। तो आपको सस्टेन करना, और फ्यूचर फ्यूचर जनरेशन अगर सस्टेन करे, उसी के लिए तो कर रहे हैं हम लोग ये। डेवलपमेंट पाथ इज सस्टेनेबल। आपको इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि आपके पास जो भी कैपिटल एसेट्स आपने प्रोड्यूस किया है, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन करे। आपको हर साल नया बनाने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो उससे और क्या होता है, नेचर खराब होता है। ऐसी रोडें बनाओ, ऐसे ब्रिज बनाओ जो सालों तक चले, है ना। ऐसे पार्क बनाओ, हर साल अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो हर साल नेचर डिग्रेड होगा। सही है। अब हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बोलता है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं, तो दैट डजंट मीन ना कि उनका अनाप शनाप यूज करो, रिस्ट्रिक्टिव यूज रखो, उससे उनकी क्वालिटी खराब होती है। इसको चेंज कर देते हैं पेन को। कैसा यूज करो बोल रहा हूं मैं, रिस्ट्रिक्टिव यूज करिए। ठीक है। कैसा यूज करना है, रिस्ट्रिक्टिव यूज करना है। इतना यूज करो कि वो जो रीजनरेट करने के लिए जितना रीजनरेट कर सके, क्योंकि निकालना पड़ता है ना जमीन के अंदर से, तो उसका जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा, जमीन के अंदर से निकालते हैं, वो इससे ज्यादा नहीं होना। रीजनरेशन से या तो इतना होना या इससे कम होना, जितना हम उसको रीजनरेट कर पाए, इससे ज्यादा नहीं होना, है ना, उससे ज्यादा नहीं होना। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों।
इसको हम बंद कर देते हैं। दूसरी बात, सब्सटीट्यूट नॉन रिन्यूएबल विद रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को सब्सटीट्यूट करो रिन्यूएबल रिसोर्सेस से, क्योंकि ये खत्म नहीं होंगे ना, कि जिंदगी भर एग्जिस्ट करेंगे ना, नेचर की तरफ जाने ज्यादा बोल रहे हैं हम लोग। क्योंकि क्या होगा, ये जो नॉन रिन्यूएबल है ये डिप्लीट होते जाएंगे, तो इनको सब्सटीट्यूट तो करना पड़ेगा ना। जैसे हमने क्रूड ऑयल को सब्सटीट्यूट कर लिया सीएनजी से, इनपुट एफिशिएंट बनना होगा। व्हाट इज इनपुट एफिशिएंट? सर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जब होती है ना, जब आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हो, तो आप जो भी आपके पास रिसोर्सेस है आप उसको बेहतर तरीके से यूज करते हो, आप उसको फ्यूचर के लिए बचा सकते हो, तो उसको एक्सप्लॉयटेशन बचेगा। जब आप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करोगे तो आप एक इनपुट एफिशिएंट कंट्री हो जाओगे, रेदर देन इनपुट कंज्यूमिंग। आप इनपुट इनपुट मतलब रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से यूज करो, रेदर देन कंज्यूम करोगे। सही है? तो जितना इनपुट आपके पास होंगे रिसोर्सेस उतना बचेगा, और ये तभी होगा जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा। पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, क्योंकि वो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को खराब करता है, बर्बाद करता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, बराबर है कि नहीं? ये भी एनवायरमेंट को डिग्रेड करता है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना एनवायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी खत्म होती जाती है। ये हुआ हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर स्ट्रेटेजीज है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको मैंने नोट्स बना दिया और ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में। स्ट्रेटेजीज कैसी है? जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम आमतौर पर यूज नहीं करते, उसको यूज करना स्टार्ट करो। विंड से एनर्जी क्रिएट करो, पावर से एनर्जी क्रिएट करो, सोलर एनर्जी क्रिएट करो। इनिशियल कॉस्ट इनका ज्यादा होता है, बिल्कुल सर, इनिशियल कॉस्ट इनका ज्यादा होता है, ये तो कंफर्म है, पर इनके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में होते हैं। ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल है, आमतौर पर हम इस प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज नहीं करते। क्लीनर फ्यूल्स, सीएनजी को यूज करो। समझ में आ रहा है? रूरल एरियाज में रहते हो तो वुड के थ्रू एनर्जी फ्यूल्स बनाओ, डंग के, जो गाय का जो डंग होता है, बायोमास के थ्रू। ठीक है, एलपीजी को यूज करो, गोबर गैस को यूज करो। समझ में आ रहा है ना? ये क्लीनर फ्यूल्स है, ये नेचर को भी खराब नहीं करेंगे और एज ए फ्यूल भी यूज हो जाएंगे। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स। सबसे मिनी हाइडल प्लांट्स क्या होते हैं? जो माउंटेन रीजन पर स्टैब्लिश किए जाते हैं, है ना? छोटी छोटी जो रिवर्स होती है ना, वहां से हम लोग जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। स्ट्रीम मतलब स्मॉल रिवर्स, माउंटेन में तो स्मॉल रिवर्स ही रहेंगी उसके आसपास में जो बहती हैं। ठीक है, ये आपकी लोकल डिमांड को फुलफिल कर देगा, आसपास की डिमांड तो फुलफिल हो जाएगी मिनी हाइडल प्लांट्स बनाने के थ्रू। ठीक है, और कैसे करोगे आप ये डिमांड को फुलफिल? तो क्या करना पड़ेगा, माउंटेन के थ्रू जनरेट करोगे ना, तो आपको बहुत बड़े बड़े टावर्स और केबल्स लगाने पड़ेंगे। आप अगर मनाली साइड जाओगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बहती हुई नदी से आपको माउंटेन के थ्रू हाइडल प्लांट्स लगाना है, तो आपको बड़े टावर भी लगेंगे और बड़े केबल्स भी लगेंगे, ट्रांसमिशन केबल्स। सही है? फिर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। सब क्या होता है, जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ केयर सिस्टम है, और जो हाउसिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये पुराने जमाने में बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली हुआ करते थे। एग्रीकल्चर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, गंगा अपन पढ़ चुके हैं, है ना, आयुष, ये इकोनॉमिक फ्रेंडली स्कीम्स रही हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक जो भी इन्वॉल्वमेंट, जहां आयुर्वेदिक इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको केमिकल प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एनवायरमेंट प्रिजर्व होगा ना। आयुर्वेदिक रिसोर्सेज को यूज करो जो पुराने हैं, मतलब ट्रेडिशनल टेक्निक को दोबारा पढ़ो, पुराने जमाने की चीजों को, और उसको प्रैक्टिस में लेके आओ, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली। जैसे अपना घर बना रहे हो तो गोबर से लीपो उसको। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठंडा रहेगा तो एक एसी का कम यूज होगा, एसी का कम यूज होगा तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, इस तरीके से। यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। अब सुनना क्या होता है, जब आज के जमाने में आपने देखा होगा केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग बहुत यूज करते हैं, किसको बढ़ाने के लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उससे क्या होगा, इरिगेशन की डिमांड कम होती जा रही है, पानी की डिमांड कम होती जा रही है, नहर की डिमांड कम होती जा रही है, क्योंकि सब कुछ तो केमिकल से हो जा रहा है। तो क्या करना है, वो बोल रहा है जो भी आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, जो नेचर के थ्रू जो वेस्ट बचेगा, उसी को कन्वर्ट करो आप। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, इसी को बायो कंपोस्टिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायो कंपोस्टिंग। कि ऑर्गेनिक वेस्ट को नेचुरल मैनर में कन्वर्ट करो, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू काम करो। और आपको ये भी पता होगा कि गांव देहात में जो कैटल्स होते हैं उनके जो डंग है वो भी एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, नेचुरल फर्टिलाइजर, और ये सॉइल को भी बेहतर कंडीशन करता है, सॉइल कंडीशनिंग के लिए, क्वालिटी के लिए, उसके लिए। सही है ना? तो बोलता है इससे लड़ने के लिए ये बेहतर आप कर सकते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट को नेचुरल मैटर में कन्वर्ट करो, और रूरल एरियाज में कैटल्स के थ्रू जो डंग आता है वो भी एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर और सॉइल कंडीशनर है। सस्टेन करना है ना एनवायरमेंट को, तो कैसे करेंगे? तो वही जो वेस्ट है उसी से बनाओ, ऑर्गेनिक वेस्ट से कन्वर्ट करो चीजों को। फिर कंट्रोल ऑफ बायो वेस्ट। अब सुनना,
बोलता है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया देश में, हरित क्रांति, तो आपको उसको सस्टेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो तो वो फूड प्रोडक्ट को कंटेमिनेट करता है, खराब करता है। वो वाटर बॉडीज जो होती हैं, जैसे आपके तालाब हो गए, लेक हो गई, वो उनको भी पॉल्यूट करता है, केमिकल है ना भाई। तो बोलता है आप एनिमल्स को भी यूज कर सकते हो एज ए नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर। कई बर्ड्स होते हैं, कई एनिमल्स होते हैं, वो भी पेस्ट कंट्रोलर होते हैं, कीड़े लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। सही है, जैसा मैंने लिखा हुआ ऐसे भी लिख के आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे। फिर बोलता है आज के जमाने में जो हमारा कंजम्पशन का पैटर्न है, प्रोडक्शन का पैटर्न है, वो अनसस्टेनेबल है। इस लेवल पे हम लोग चीजें कंज्यूम और प्रोड्यूस करते हैं, इतना वेस्ट है, इतना पैसा हो चुका है कि उस देखो आपका परचेसिंग पावर बढ़ चुका है, आपका वेस्टफुल कंजम्पशन बढ़ चुका है, जिससे रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, है ना। अब ये कैसे कैसे बताया जाएगा कि सही चीजें कंज्यूम करो, सही चीजें प्रोड्यूस करो? एजुकेशन के थ्रू और पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू। जैसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मत यूज करो, पेपर कप यूज करो, तो ये सब चीजें आप कैसे, पेपर भी कम यूज करो, वो ट्रीज काटे जाते हैं, तो वो कैसे बताओगे आप लोगों को ना? एजुकेशन के थ्रू, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू। कंट्रोल कैसे करोगे आप ये जो अनसस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन है, फालतू का कंजम्पशन प्रोडक्शन, सर उसके स्टैंडर्ड्स बना दो कि इतना ही प्रोड्यूस करोगे, इतना ही कंज्यूम करोगे। एजुकेशन के थ्रू जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो, कानून बना दो उस पर कोई, ग्रीन ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जैसे। तो ये इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो आप इस तरीके से सस्टेन करेंगे किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये पूरे पॉइंट जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे आप, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, खत्म हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, चलो बाय। ये नोट्स उतार लेना, इसी तरीके से लिखना, टाइम है अपने पास।